नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के 50 ऐसे क्वेश्चन जो कि एसएससी के हर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, आरआरबी के भी हर एग्जाम्स में लगभग पूछे ही जा चुके हैं। हिस्ट्री के ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। ये बहुत ही रिसर्च करके निकाले हुए हैं, इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब एक सवाल में हम क्या करने वाले हैं, एक ही सवाल में 4 क्वेश्चन आपको कैसे मिल जाएंगे इसके बारे में हमने देखा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने पहला क्वेश्चन, अब आप पहला क्वेश्चन देखने के बाद आप समझ ही जाओगे कि ये पीपीटी आखिर कैसे बनी हुई है। देखिए, सबसे पहले अभिलेख भारत में यानी कि भारत शब्द का उल्लेख किस अभिलेख में सबसे पहले तो देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें भारत का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, हम प्रयाग प्रशस्ति के बारे में और भी जानते हैं। इसे इलाहाबाद शिलालेख भी कहा जाता है। इसे गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा था। इसमें पहली बार भारत शब्द का उल्लेख मिलता है। हाथीगुम्फा अभिलेख के बारे में अगर हम और जानने चाहें तो हाथीगुम्फा ऑप्शन भी हमें दिया है। हाथीगुम्फा अभिलेख जो है ये कलिंग यानी कि उड़ीसा, आज के वक्त में उड़ीसा में वो स्थित है, उसे राजा खारवेल द्वारा लिखा गया था और इसमें उनके विजय अभियानों का विवरण दिया गया है। गिरनार शिलालेख के बारे में बात किया जाए तो ये गुजरात में स्थित है और इसे मौर्य सम्राट अशोक तथा शक शासक रुद्रमन ने लिखा था। अब विभीषण शिलालेख जैसा कोई ऐतिहासिक शिलालेख उपलब्ध ही नहीं है, तो ये क्वेश्चंस इसे आप क्वेश्चन से सीधा ऑप्शन एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से। महाजनपद काल में किस राज्य की राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी? वत्स की राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। काशी की बात की जाए तो वाराणसी की वाराणसी इसकी राजधानी हुआ करती थी और ये व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था। वज्जी की बात की जाए तो ये वैशाली की राजधानी हुआ करती थी। वज्जी की राजधानी वैशाली हुआ करती थी और ये गणराज्य था जिसमें लिच्छवी और अन्य जनजातियां शामिल थी। अब वत्स के बारे में हमने देखा। ये मगध के बारे में अगर जानना चाहे तो मगध जो है इसकी राजधानी राजगृह हो रहती थी, बाद में इसे बदलकर पाटलिपुत्र बनाया, बाद में ये पाटलिपुत्र बन गई। यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, ये भी याद रखिएगा। सबसे शक्तिशाली जनपद के बारे में अगर पूछा जाए तो वो मगध है। पाटलिपुत्र में पहली बौद्ध संगीति यानी कि पहली बौद्ध काउंसिल्स किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। बिंबिसार के बारे में जानना चाहेंगे तो बिंबिसार जो है मगध का शासक हुआ करता था जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, लेकिन किसी बौद्ध संगीति से ये जुड़ा हुआ नहीं है। अशोक जी उसने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, पाटलिपुत्र में उसने कराया था। अजातशत्रु उसने पहली बौद्ध संगीति राजगृह यानी कि पाटलिपुत्र में आयोजन उसका किया था। पाटलिपुत्र को पहले राजगृह कहा जाता था। कनिष्क जो है उसने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में कराया था। अब चौथा क्वेश्चन आता है हमारे सामने, मौर्यकालीन राजदूत कौन था? अब निम्न हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से पूछा है कौन था, तो आपको ऑप्शन सीधा इसमें आंसर सीधा ये देखने को मिल जाएगा। मैगस्थनीज जो है वो इसका आंसर है। अगर बिंबिसार मैगस्थनीज जो है इसका आंसर है। मैगस्थनीज जो है यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था। फेयान जो कि चीनी यात्री था, गुप्त काल चंद्रगुप्त द्वितीय में भारत में आया था। हेनसेंग यह हर्षवर्धन के समय भारत में आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। युत्सिंग यह 7वीं शताब्दी में भारत में आया था और उसने बौद्ध धर्म पर पुस्तक लिखी थी। अब 5वां क्वेश्चन हमारे सामने देखिए। 5वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कृष्णा नदी के तट पर शासन किया करता था? वो सातवाहन वंश है। सातवाहन वंश जो है दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के आसपास ही था। गुप्त साम्राज्य की बात करें तो वो उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया का था और उसका कृष्णा नदी के कोई क्षेत्र इसमें नहीं आता। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो ये अखिल भारतीय शासन था। शक शासन की बात की जाए तो शक शासक जो है पश्चिम भारत पर हुआ करते थे। गुजरात मालवा पर इनका अधिक प्रभाव हुआ करता था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक संदीप्त की उपाधि से जाना जाता है? छठा क्वेश्चन आपके सामने। अभी इसका क्वेश्चन है अशोक। समुद्रगुप्त के बारे में अगर बात की जाए तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अशोक इसे संदीप्त दीप्तिमान कहा जाता है। अशोक को संदीप्त और दीप्तिमान भी कहा जाता है। अब आप ये ध्यान में रखिएगा। हर्षवर्धन जिसे शिलादित्य की उपाधि दी गई है। कनिष्क देवनाम प्रिय और धर्म महासेनापति की उपाधि से इसे जाना जाता है। अब गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? ये सही सवाल है। गुप्त वंश के संस्थापक बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम को चंद्रगुप्त को इसका आंसर लगा के आते हैं, लेकिन ये गलत है। इसका सही आंसर है श्रीगुप्त। क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम क्यों लगा था? क्योंकि ये जो है सबसे बड़ा शासक हुआ करता था जिसने राजनीतिक भी शक्ति बढ़ाई थी। समुद्रगुप्त को वीणावादक सम्राट कहा जाता है। स्कंदगुप्त को इसने हुनों के खिलाफ युद्ध किया था। हुनों के आक्रमणों से बचाया था।
हुनों के आक्रमणों को रोका था। श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक है, ये बात जरूर याद रखिएगा। दशरथ जातक, अगर श्रीगुप्त ऑप्शन में नहीं हो तो आप चंद्रगुप्त लगा सकते हो, लेकिन अगर श्रीगुप्त है तो आपको श्रीगुप्त ही लगाना पड़ेगा। दशरथ जातक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से दशरथ जातक संबंधित है। महाजनपद काल से तो 16 महाजनपद है। बौद्ध धर्म से बौद्ध धर्म में दशरथ जातक कथाएं मौजूद है, कहानियों का ये किस्सा है। जैन धर्म की बात की जाए तो इसमें कोई जातक कथाएं आती नहीं है। वैदिक काल मुख्य रूप से वेदों और ब्राह्मणों ग्रंथों से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म के बारे में आपको आगे जानकारी मिल जाएगी थोड़ी फार। निम्नलिखित में से किस शासक ने अहिंसा परमो धर्म को अपनाया था? अहिंसा परमो धर्म को अपनाया वाला कौन सा शासक था? अशोक था, जिसने कि कलिंग युद्ध के बाद ये नीति अपनाई थी, अहिंसा परमो धर्म। कलिंग का युद्ध किया, बाद में उसने ये नीति अपनाई थी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कलिंग का युद्ध आखिर कब हुआ था? नीचे मैं क्वेश्चन डाल दूंगा कि आप उसका आंसर वहाँ पर दे सको। थ्रेड के ऊपर ये क्वेश्चन मैंने पहले डाल दिया हुआ है, उसके ऊपर वोट्स भी आए हुए थे, अब वो वापस से मैं डाल दूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य, इसीलिए आप थ्रेड के ऊपर जुड़ जाइए हमारे साथ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इंस्टाग्राम के साथ जुड़ जाइए और टेलीग्राम के ऊपर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चंद्रगुप्त मौर्य जो है यह जैन धर्म की और आकर्षित हुआ था, लेकिन इसका कोई स्पष्ट परिणाम नहीं देखने को मिलता। अहिंसा परमो धर्म को इसने अपनाया नहीं था। बिंदुसार की बात की जाए तो ये आजीविक संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। समुद्रगुप्त एक युद्धप्रिय शासक था, तो अहिंसा से कोई संबंध होगा ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पाणिनि द्वारा लिखा गया है? अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखा गया है। अर्थशास्त्र, जो कि अर्थशास्त्र को चाणक्य द्वारा लिखा गया है। चाणक्य यानी कि उन्हें कौटिल्य कहा जाता है, उन्हें विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। महाभाष्य को पतंजलि ने लिखा है। मनुस्मृति को मनु द्वारा लिखा गया है, जो कि एक हिंदू धर्म के सामाजिक नियम को बताता है। 11वां क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप सबसे पुराना है? सांची का स्तूप सबसे पुराना है। सांची का स्तूप इसे अशोक द्वारा बनाया गया था और ये सबसे पुराना बौद्ध स्तूप है। धौली स्तूप यह उड़ीसा में स्थित है और इसे भी अशोक ने ही बनाया था। अहिंसा के विचारों से जुड़ा हुआ है। अमरावती स्तूप ये सातवाहन काल का स्तूप है और भरहुत स्तूप भी मौर्य काल में बना था, लेकिन सांची के बाद बना था। सुदर्शन झील का निर्माण करता कौन है? सुदर्शन झील का निर्माण करता समुद्रगुप्त, अशोकगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरिनार गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। समुद्रगुप्त वह युद्ध के लिए प्रसिद्ध था, जल संचालनों के लिए नहीं। अब युद्ध के लिए समुद्रगुप्त युद्ध के लिए प्रसिद्ध था और उसके जल संरचना से कोई समुद्रगुप्त का वास्ता नहीं है। अशोक, उसने कई स्तूप बनाए, शिलालेख बनवाए, लेकिन सुदर्शन झील से उसका कोई नाता संबंध है ही नहीं। याद रखिएगा। इससे आप क्या कर सकते हो कि ऑप्शन एलिमिनेशन बेस कर सकते हो कि आपको 3 मालूम है और 1 मालूम नहीं है, तो ये आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। फ्री में आपको एक क्वेश्चन के मार्क्स मिल जाएंगे। स्कंदगुप्त के बारे में अगर बात की जाए तो इसने हुनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अब 13वां क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय शासक ने पहली बार दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी? किस प्राचीन भारतीय शासक ने पहली बार दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी? वो था समुद्रगुप्त। उसने अपने दक्षिण विजय अभियानों में 12 राजाओं को हराया था, जो प्रयाग प्रसिद्धि के अभिलेख में दर्ज है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जाए तो उसने उत्तर भारत पर अधिकार किया था। अशोक की बात की जाए तो उसने केवल कलिंग युद्ध के बाद दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। युद्ध का कोई नामो निशान नहीं, उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया कलिंग के युद्ध के बाद। जैसे कि मैंने कहा था, कलिंग के युद्ध के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइए ये कब हुआ था। हर्षवर्धन वह मुख्य रूप से उत्तर भारत का शासक था और दक्षिण में प्रभाव उसका नहीं कम बना था, उसका प्रभाव कम था। अब प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तोड़ा था? ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। कुमारगुप्त प्रथम, उसने 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। समुद्रगुप्त की बात की जाए तो वो सैन्य विजय के लिए प्रसिद्ध था। शिक्षा में इसका योगदान नहीं था। चंद्रगुप्त प्रथम की बात की जाए तो वो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था। स्कंदगुप्त, उसने हुनों से संघर्ष किया था, लेकिन शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं था। आगे चलते हैं। सप्तसिंधु के बारे में बात किया जाता है, शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सप्तसिंधु, इस शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। सप्तसिंधु का अर्थ होता है 7 नदियाँ। सामवेद हमें मुख्यतः संगीत और भजन के बारे में बताता है। यजुर्वेद कर्मकांड और यज्ञ से जुड़ा हुआ है। अथर्ववेद की बात करते जादू टोना और औषधि विज्ञान से जुड़ा हुआ है, औषधि विज्ञान मंत्र से जुड़ा हुआ है। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सातवाहन वंश की स्थापना जो है सिमुक ने की थी। अब गौतमपुत्री शतकर्णी जो है ये सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, लेकिन इसका संस्थापक नहीं था। सिमुक जो है सातवाहन वंश का संस्थापक था। पुलकेशिन द्वितीय ये चालुक्य वंश का शासक था।
तो चालुक्य वंश के शासक होने के कारण इसका कोई सातवाहन वंश पर कुछ होगा ही नहीं। वत्स्य राज यह वर्धन वंश से जुड़ा हुआ था। अब दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही हटा सकते थे। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से त्रिपिटक संबंधित है, जो कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो 3 पवित्र ग्रंथों का संग्रह है। जैन धर्म इसके मुख्य ग्रंथ है अंग और उपांग। ये जरूर याद रखिएगा कि अंग के बारे में जरूर पूछते हैं कि अंग कौन से धर्म से जुड़ा हुआ, अंग कौन से धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है, तो वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में हमें खास करके वेद देखने को मिलते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद देखने को मिलते हैं, महाभारत, रामायण, ये इसके प्रमुख ग्रंथ है, वेद है। इसे आप याद रख सकते हो। सिख धर्म में अगर हम बताया जाए तो गुरु ग्रंथ साहिब पवित्र ग्रंथ। इस्लाम में हम देख सकते हैं कि कुरान। महाभाष्य की रचना किसने की थी? महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी। पाणिनि के बारे में बात किया जाए तो पाणिनि के हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा था। कात्यायन जो कि एक व्याकरण पर उन्होंने टिप्पणी लिखी थी। वराहमिहिर जिन्होंने खगोलशास्त्री थे, और जिन्होंने जो कि एक वराहमिहिर जो है खगोलशास्त्री थे, जिन्होंने बृहद संहिता लिखी थी। याद रखिएगा। इलाहाबाद प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है? इलाहाबाद प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ये सवाल आपके सामने खड़ा है। हरिसेन द्वारा लिखी गई थी। हरिसेन द्वारा इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी गई थी, जिसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियां दर्ज है। विष्णु शर्मा इसने पंचतंत्र लिखा था। अमर सिंह जो है अमरकोश नामक संस्कृत ग्रंथ लिखा था। बाण भट्ट यह हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और इसने हर्षचरित लिखा था। प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक की उपलब्धियां दर्ज है? प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां दर्ज है। प्रयाग प्रशस्ति में इसमें उसके दक्षिण भारत के अभियानों का वर्णन है। समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत की विजयों का वर्णन है। चंद्रगुप्त के बारे में बताया जाए तो इसका कोई विशिष्ट वर्णन नहीं। बिंदुसार इसका इतिहास सीमित रूप दर्ज है। हर्षवर्धन हर्षचरित से इसका विवरण हमें मिलता है। हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति में किस राजा की वीरता का वर्णन किया है? समुद्रगुप्त। ये हमने बहुत बार देखा, अब इसे छोड़ते हैं। कपिलवस्तु किसका जन्म स्थान है? कपिलवस्तु जो है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। महावीर स्वामी का जन्म स्थान वैशाली, बिहार। वैशाली में उनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। वैशाली जो है बिहार में स्थित है। गौतम बुद्ध इनका जन्म कपिलवस्तु में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कपिलवस्तु आप लुम्बिनी नेपाल याद आएगा होगा। कपिलवस्तु नाम याद रखिएगा। अशोक इनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। चाणक्य जन्म स्थान की कोई जानकारी नहीं है। पुष्यमित्र शुंग किस वंश का संस्थापक था? शुंग वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश की बात की जाए तो ये मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे। शुंग वंश की बात की जाए तो पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश के संस्थापक थे। सातवाहन वंश के सिमुक, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा ही था, कुषाण वंश, इसकी स्थापना कुजुल किडफिसेस ने की थी। भारत में सबसे पहले सिक्के किसने जारी किए थे? मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, महाजनपद काल में सबसे पहले सिक्के वो क्या कहते शुरू किए गए थे। अब इन्हें पंचमार्क के नाम से जाना जाता है। इनमें सबसे पहले तो पंचमार्क सिक्के जारी किए थे। कौन से मार्क? पंचमार्क, ये नाम याद रखिए, पंचमार्क। मौर्य वंश में मौर्य काल में भी सिक्के आए थे, लेकिन पहले नहीं आए थे। ओके। शुंग वंश इसने बाद में तांबे के सिक्के जारी किए। सातवाहन वंश इसने तांबे और शीशे के सिक्के जारी किए थे। महाजनपद काल के बारे में देखा हमने, सबसे पहले जारी किए थे। गांधार शैली किस कला के रूप में संबंधित है? गांधार कला किस कला के रूप में संबंधित है? मूर्ति कला के संबंधित है। चित्रकला यह मुख्य रूप से अजंता की गुफाओं में प्रसिद्ध है। वस्तुकला इनमें स्तूप, वस्तुकला के बारे में बात की जाए तो स्तूप और मठ आते हैं वस्तुकला में। मूर्तिकला में गांधार शैली यूनानी और भारतीय कला का मिश्रण थी। संगीत इसमें कोई वास्तुशिल्पीय योगदान नहीं है। कौटिल्य कौन थे? एक अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के। कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है। चाणक्य को ही हम विष्णुगुप्त कहते हैं और उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किसने लिखा था? चलिए आगे चलते हैं। 2 मिनट का ब्रेक लिया, 2 मिनट रुका था तो क्षमा कीजिए उसके लिए। आगे चलते हैं हम। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? देखो अब कलिंग का युद्ध हमारे सामने सीधा ये मैंने आपको कहा था कमेंट करके बताइए। अब ये क्वेश्चन ही आ गया। कलिंग का युद्ध 261 BC में हुआ था। अब 185 BC में मौर्य वंश का पतन हुआ था। 326 BC में
हमें क्या कह सकते हैं, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। 326 में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। 57 बीसी में विक्रमादित्य का काल शुरू हुआ था। 57 बीसी में विक्रमादित्य का काल शुरू हुआ था। गुप्त काल को क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है? आर्थिक समृद्धि के कारण ही गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रचार का कारण बौद्ध धर्म में पहले से ही प्रचलित था। ओके, प्रसार का कारण जो कि बौद्ध धर्म में पहले से प्रचलित था। युद्ध की समाप्ति के कारण इस काल में युद्ध कम हुए, लेकिन मुख्य कारण नहीं था। अब ये मैं दे रहा हूँ PDF में आपको, आप इसे एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। किस ग्रंथ में मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी हमें मिलती है? अर्थशास्त्र में हमें मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी मिलती है। कैसे मिलती है? क्योंकि मौर्यकाल के वक्त ही चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। और अर्थशास्त्र में ही मेरे हिसाब से जनगणना का सबसे पहले वर्णन दिया गया है। ये सही से मुझे याद नहीं है, लेकिन सही है। देखिए, अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखित ये ग्रंथ राजनीतिक और प्रशासन की जानकारी देता है। महाभारत ये एक युद्ध कथा है। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है और पंचतंत्र यह नीति कथाओं का संग्रह है। 30वां क्वेश्चन है। बस अभी 20 सवाल ही बचे हुए हैं। 16 मिनट लगभग हो चुके हैं। अब करीबन 10 मिनट में करीबन पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। और 100 क्वेश्चंस की PDF आपको टेलीग्राम पर डेली मिलती है, याद रखिएगा। 30 क्वेश्चन की PDF आपको डेली मिलती है, देख लीजिएगा, उसे आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वो 30 नहीं पूरे 100 क्वेश्चन होते हैं और 50 क्वेश्चन यूट्यूब के ऊपर आते हैं। तो देखिए, पूरे 150 क्वेश्चन होते हैं और ये 50 क्वेश्चन जो होते हैं इनमें भी एक्सप्लेनेशन होती है चार ऑप्शन की, वो किससे रिलेटेड है, यानी कि करीबन 200 क्वेश्चन हो ही जाते हैं। ऐसे 50 इंटू 4 कर लीजिए, आप 50 गुना 4 कर लीजिए तो 200 हो ही जाता है। उज्जैन, हम क्वेश्चन करते तीसरे। महाजनपद काल में अवंती की राजधानी कौन सी थी? महाजनपद काल में अवंती की राजधानी कौन सी थी? उज्जैनी जो है महाजनपद काल में अवंती की राजधानी हुआ करती थी। देखिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा हर रोज। उज्जैनी महाजनपद काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, जो व्यापार और संस्कृति का मुख्य केंद्र था। कौशाम्बी ये वत्स महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। पाटलिपुत्र ये मौर्य और गुप्त काल की राजधानी रही, लेकिन महाजनपद काल में नहीं थी। राजगृह ये मगध महाजनपद काल की राजधानी हुआ करती थी। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न यानी कि 3 ज्वेल्स क्या है? बुद्ध, संघ, धम्म, ये जो है त्रिरत्न है बौद्ध धर्म में, ये याद रखिएगा। अब ये बौद्ध धर्म में त्रिरत्न गौतम बुद्ध उनके उपदेश है और बौद्ध भिक्षुओं का संघ है। अहिंसा, सत्य, असत्य जो है, अहिंसा, सत्य, असत्य, अस्तेय है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय जो है ये जैन धर्म से रिलेटेड है। शील, समाधि, प्रज्ञा ये बौद्ध धर्म के 3 उच्च प्रशिक्षण है, लेकिन त्रिरत्न नहीं है। धर्म, अर्थ, काम ये हिंदू धर्म के पुरुषार्थ के सिद्धांत है। अब देखिए, धर्म, अर्थ, काम हिंदू धर्म में ये पुरुषार्थ के सिद्धांत हैं। ये शायद सबको मालूम होगा। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का मुख्य विचार क्या था? बुद्ध की पूजा को स्वीकार करना, ये इसका आंसर है। बाकी का आप PDF में देख लीजिएगा। जैन धर्म में त्रिरत्न कौन से है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन से है? सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, असम्यक आचरण, जो कि जैन धर्म में त्रिरत्न है। जैन धर्म के तीर्थरत्न है, याद रखिएगा। ये आप PDF में देख लीजिएगा। ये बाकी क्वेश्चंस, बाकी ऑप्शंस के। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के माता पिता कौन थे? सिद्धार्थ और त्रिशला। शुद्धोधन और महामाया जो है गौतम बुद्ध के माता पिता हुआ करते थे। सिद्धार्थ, त्रिशला महावीर स्वामी के माता पिता। अशोक और सुभद्रांगी अशोक की पत्नी का नाम था, लेकिन यह सवाल से संबंधित नहीं। ओके। बिंबिसार और वासुदेव बिंबिसार मगध के राजा थे, लेकिन यह गलत है। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश के संस्थापक हुआ करते थे। कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट से संबंधित है। हरिहर प्रथम विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक है। हरिहर प्रथम विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक है। अब मैंने 2 बार क्यों नाम लिया? क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, आ सकते हैं। वैसे तो क्वेश्चन कुछ भी आ रहे हैं आजकल, नेहा कक्कर के बारे में भी पूछ रहे हैं। वो बात अलग है कि अब आने वाले एग्जाम्स में क्या हो सकता है। देखिए, जेडे में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आंसर की में देखा है मैंने, ये ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ढंग से आए हुए हैं। अब ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ाना शुरू करना पड़ेगा। न्यू गाने रिलीज होते हैं यूट्यूब के ऊपर, उनको भी पढ़ाना पड़ेगा। क्या ऐसे क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं अभी? नरसिंह वर्मन ये पल्लव वंश के राजा हुआ करते थे।
पुलकेशिन द्वितीय ने किस राजा को हराया था। वैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी के क्वेश्चन बहुत कम पढ़ रहे हैं, इसीलिए वो सोशल मीडिया से क्वेश्चन उठा रहे हैं। कोई बात नहीं। पुलकेशिन द्वितीय ने किस राजा को हराया था। हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन, जो कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के पास हराया था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का राजा था। बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित है। स्कंदगुप्त जो गुप्त वंश का राजा हुआ करता था। मगध महाजनपद काल का सबसे पहला शासक कौन था। बिंबिसार। ओके, हर्यक वंश का संस्थापक और मगध का पहला महान शासक बिंबिसार था। अजात शत्रु की बात की जाए तो बिंबिसार का पुत्र था। शिशुनाग जो शिशुनाग वंश का संस्थापक था। महापद्मानंद नंद वंश का संस्थापक था। महाजनपद काल में मगध की राजधानी क्या थी। महाजनपद काल में मगध की राजधानी राजगृह हुआ करती थी। पहले मगध की राजधानी हुआ करती राजगुर पाटलिपुत्र, बाद में मगध की राजधानी बनी। वैशाली ये वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। उज्जैनी जो है अवंती महाजनपद की राजधानी थी। महाजनपद काल में वज्जी संघ की राजधानी क्या थी। वैशाली थी। कौशंबी यह वत्स्य महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनी, लेकिन वज्जी संघ की नहीं। उज्जैनी जो है अवंती महाजनपद की राजधानी थी। किस राजा ने पहली बार पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। अजातशत्रु ने। अब देखिए, हम सुपर फास्ट करते हैं कि सीधा सीधा 10 क्वेश्चन एकदम फास्ट ले लिए जाएंगे, रैपिड फायर जैसे कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहा दिया। बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, वैशाली। सारनाथ। आगे चलते। महाजनपद काल में अवंती की राजधानी कौन सी थी। प्राकृत। प्रसिद्ध बौद्ध विद्यालय नालंदा की स्थापना किसने की थी। कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कनिष्क, कुमारगुप्त प्रथम। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अशोक के शिलालेखों की किस भाषा का मुख्य रूप क्या था। संस्कृत, प्राकृत, पाली, तमिल, प्राकृत। मुख्य रूप क्या था। प्राकृत। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था। पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय, नरसिंह वर्मन। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय था। मगध का अंतिम नंद शासक कौन था। महापद्मानंद, धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। तो मगध का अंतिम नंद शासक कौन था, तो वो धनानंद था। 48वां सवाल। गौतम बुद्ध ने जन्म के समय भारत में कौन सा राजवंश का शासन कर रहा था। गौतम बुद्ध के जन्म के समय भारत में कौन सा राजवंश शासन कर रहा था। शिशुनाग वंश, नंद वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश। 49वां क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का मुख्य विचार क्या था। व्यक्तिगत मोक्ष पर ध्यान केंद्रित करना। सप्तऋषि शासन प्रणाली किस महाजनपद काल में लागू हुई थी। वज्जी महाजनपद काल में लागू हुई थी। ये बात जरूर याद रखिएगा। देखिए, ये हो गए 50 क्वेश्चन पूरे। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि टेलीग्राम के ऊपर जाइए। टेलीग्राम के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देता हूँ। तो आप क्या कर लो, उसके ऊपर जाओ, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और वहाँ पर आपको डेली के 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। डेली 100 क्वेश्चन आते हैं, एक PDF आती है। हमारी ये न्यू सीरीज़ शुरू की है हमने, सुपर फास्ट सीरीज़ है। जैसे कि हम सुपर फास्ट 50 क्वेश्चंस लेंगे हर रोज़, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। देखिए, 50 क्वेश्चंस होंगे, इकोनॉमिक्स हर एक टॉपिक से होंगे। 50 क्वेश्चंस हर रोज़ होंगे, यानी कि करीबन 2 से 3 महीने नहीं, बल्कि हम पूरे 100 दिन तक ये लेने वाले हैं। 100-200 दिन तक चलने वाला ये 100 दिन तक ये सीरीज चलने वाली है। हर रोज़ 50 क्वेश्चन आएंगे। इससे आप कैलकुलेशन लगा ही सकते हो कि कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, और उससे बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं। फिर तो ये आएगा ज़रूर, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन उसी में से आएंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम, थ्रेड और टेलीग्राम के ऊपर हमें फॉलो कर लीजिए। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखते हैं।